वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 151। सभी वृंदा को पूरे घर में खोजने लग जाते हैं। वृंदा को ढूंढते हुए आराध्य घर के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है। उसकी नज़र उस स्टोर रूम में जाती है जहां वृंदा पहले आ जाती थी। आराध्य ने वो दरवाजा खोला तो उसमें अंधेरा था। आराध्य ने लाइट चालू की तो उसे वृंदा दिखी जो बेहोश थी। आराध्य भागकर वृंदा के पास गया और वृंदा के गालों को थपथपाते हुए बोला, वृंदा उठो, क्या हुआ तुम्हें? आराध्य की आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी लोग स्टोर रूम में आ गए। जब सबने वृंदा की हालत देखी तो सभी घबरा गए। आराध्य वृंदा को अपनी गोद में लेकर कमरे में आया। उसके पीछे सभी थे। वृंदा को बेड पर आराध्य ने लिटा दिया। श्रद्धा ने वृंदा का चेकअप किया और बोली, वृंदा भाभी बस बेहोश है, कुछ देर में होश में आ जाएंगी, पर कोई बात है जो इनके माइंड को असर कर रही है। आराध्य ने सबको जाने को कहा और वृंदा के सिरहाने बैठकर उसके सर को सहला रहा था। वो बोला, मुझे जानना है वृंदा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? आराध्य ऑफिस से आया था, उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। वो वही वृंदा के पास बैठा रहा। कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे वृंदा ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने आराध्य का सोता हुआ चेहरा आया। तभी उसे उस आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे वृंदा कसकर चिल्लाकर बोली, हम नहीं आएंगे। उसकी आवाज़ सुन आराध्य की नींद भी खुल गई। वृंदा को ये से चीखते देख आराध्य ने वृद्धा को पकड़कर उसे चुप कराते हुए बोला, वृंदा कोई नहीं है, कोई नहीं ले जा रहा है तुम्हें, देखो मुझे। वृंदा जब आराध्य को देखती है तो उसके आंसू नहीं रुकते। वो आराध्य को कसकर गले लगाकर रोते हुए बोलती है, हमें नहीं जाना, वो हमें ले जाएगा, प्लीज़ हमें नहीं जाना उसके साथ, हमें आपके पास रहना है। आराध्य वृंदा के आंसू पोंछते हुए बोला, एसएस किसने कहा कि तुम्हें मुझसे कोई अलग करेगा? जिस तरह तुम मेरे बिना नहीं रह सकती वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे तुम्हें लगता है कि आराध्य सिर्फ वृंदा का है, वैसे ही आराध्य को भी ये से ही लगता है कि वृंदा सिर्फ उसकी है। वृंदा पर सिर्फ आराध्य का हक है। आराध्य की बात सुन वृंदा चुप तो हो गई थी, पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थी। आराध्य वृंदा को पानी देते हुए बोला, लो पानी पियो और मुझे बताओ तुम उस कोठरी में क्यों गई थी? वृंदा ने बस 2 घुट पानी पिया और जो कुछ हुआ था उसने आराध्य को बता दिया। आराध्य वृंदा के सामने शांत था, पर वही जानता था कि उसके अंदर रुद्र अवतार जन्म ले चुका था। आराध्य वृंदा को प्यार से बोला, अच्छा, पर दोबारा कभी उस खाली कमरे में मत जाना, और तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मांगता हूँ। आराध्य वहाँ से जाने लगा तो वृंदा ने उसे पकड़ लिया और बोली, नहीं, आप हमारे पास रहिए। अब तक आराध्य ने वृंदा को नॉर्मल कर दिया था, जिससे वृंदा थोड़ी खुश थी। वृंदा आराध्य के पैरों पर बैठ गई और आराध्य के गालों को खींचते हुए बोली, आप बहुत क्यूट हो, अगर आप हमें बचपन में मिलते तो हमें कोई परेशान नहीं करता और मारता भी नहीं, और हम आपको बहुत परेशान करते। वृंदा ने धीरे से आराध्य के होठों को छू लिया। आराध्य वृंदा के होठों को देखते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब छोड़ो, अभी जो तुमने मेरे साथ किया तुम जानती हो ना कि इसके बाद में रुकने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर आराध्य ने वृंदा को बोलने का भी मौका नहीं दिया और वृंदा के होठों को किस करने लगा, पर वृंदा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो आराध्य से छूटने के लिए उसके सीने पर मारने लगी, पर आराध्य के सामने कल वाली रात घूम रही थी, जिससे वो और मदहोश हो गया था।
पर वृंदा की हालत देख उसने वृंदा को छोड़ दिया और वृंदा को देख बोला, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई है। ना होठों पर लिपस्टिक है और ना तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं। देखो वृंदा, जाओ पहले तुम अच्छी सी साड़ी पहनो और अपने बाल ठीक करो। और इतने सारे मेकअप के सामान है, उसे थोड़ा लगाओ। अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मैं अपनी बीवी के ऊपर खर्चा नहीं करता, जल्दी जाओ। आराध्या ये बातें वृंदा से बचने के लिए बोल रहा था ताकि वृंदा उसे घूरना बंद करे। उसकी किसकी वजह से वृंदा आराध्या से गुस्सा थी, इसलिए आराध्या बोल रहा था। वृंदा चुपचाप बैग से उतरकर चेंजिंग रूम में गई। आराध्या भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो तभी वृंदा भी अपनी साड़ी का प्लेट ठीक करते हुए आईने के पास आ गई। उसने सिंपल मरून साड़ी पहनी और बाल बनाते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। पागल है, सोते हुए भी कोई तैयार होता है? नहीं, इनके लिए तो पूरा दिन तैयार होकर बैठे रहे। आराध्या वृंदा की बात कुछ कुछ सुन पा रहा था। वृंदा ने लिपस्टिक उठाई तो आराध्या सोफे पर बैठते हुए बोला, ये वाली नहीं, ये फीकी है, वो रेड वाली लगाओ, उसका टेस्ट अच्छा है। वृंदा चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या लिपस्टिक खानी है? और हमारी मर्जी, हमें जो लगानी होगी वही लगाएंगे, समझे आप? और चुपचाप नीचे जाकर मेरे लिए खाना लेकर आए, हमें भूख लगी है। आराध्या चुपचाप नीचे चला गया और कुछ देर में खाना लेकर आया। वृंदा सोफे पर बैठी थी। आराध्या भी वृंदा के पास बैठ गया और खाना खुद भी खाता और वृंदा को भी खिलाता। ये से ही दोनों ने खाना खा लिया। यहाँ नीचे भी सब खाना खा रहे थे। सबको वृंदा के बारे में पता चला कि वो अब नॉर्मल है, इसलिए सब खुश थे। वही श्रद्धा के दिमाग में अलग ही खुरापाती चल रही थी। एपिसोड 152। यहाँ श्रद्धा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने एक नज़र विशेष को देखा जो अपना खाना खाने में बिजी था। श्रद्धा ने टेबल के नीचे से अपना हाथ विशेष की जांघों पर रख दिया। विशेष अचानक ही रुक गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। श्रद्धा ने अपने हाथ विशेष की जांघों पर सहलाना शुरू किया। विशेष ने जल्दी से पानी लिया और पूरा पानी एक ही बार में पी गया। विशेष की ऐसी अजीब हरकत देख ऋषि बोला, भाई ये आपको क्या हुआ है? बिहेव ये से कर रहे हो जैसे जन्मों के प्यासे हो। विशेष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, देख ऋषि तू अपना खाना खा, समझाना। ऋषि बोला, ठीक है, मुझे क्या, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि भाभी आपके पैरों पर हाथ सहला रही है। ऋषि की बात सुन श्रद्धा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। विशेष ऋषि को घूर रहा था। वही श्रद्धा और विशेष की हालत देख सब हंस रहे थे। मधु श्रद्धा को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है श्रद्धा, तुम काफी रोमांटिक हो। श्रद्धा तो शर्म से पानी हुई थी। वो हकलाते हुए बोली, मैं खाना खा चुकी हूँ तो मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। श्रद्धा बिना एक सेकंड गवाए वहां से भाग गई। मधु को हंसता देख रीत उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, और तुम कब ऐसी बनोगी? रीत की बात सुन मधु ने अपना चेहरा झुका लिया और अपना खाना खाने लगी। 1 घंटे बाद सभी ऋषि को छोड़कर आराध्या के स्टडी रूम मौजूद थे। आराध्या के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। आराध्या रीत और विशेष को बोला, उस शेरा के सभी आदमी को मार दो और तन्मेश और अंश तुम दोनों कल मेरे साथ वृंदा के चाची के घर चलना। उन लोगों क्या लगता है मैं घर में मेरी बीवी को फोन कर डराने की धमकी दी। उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हम कल शाम को राजस्थान के लिए निकलेंगे, पर कल सुबह तक मुझे शेरा के सभी आदमी मरे हुए चाहिए। शेरा को कुछ मत करना, उसे मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। सभी लोग आराध्या की बात मान गए। सभी वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ रेयांश के घर में रेयांश और सिया खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों अपना अपना खाना खा रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था।
उस घर में हमेशा ही सन्नाटा रहता था। रेयांश ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन सिया ये सी नहीं थी। उस चहल पहल पसंद था, इसलिए वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती थी, क्योंकि उस घर में उसका दम घुटता था। हर वक्त खामोशी। रेयांश को नौकरों का आसपास रहना भी नहीं पसंद था, इसलिए सारे नौकर काम करके घर के पीछे वाले कमरे में चले जाते थे। दोनों अपना खाना खा रहे थे, जब सिया का फोन बजा। सिया ने फोन देखा तो उस पे आंचल भाभी नंबर शो हो रहा था। सिया ने जानबूझकर फोन को स्पीकर पर कर बोली, हेलो भाभी, कैसी है आप? सिया के मुंह से भाभी सुन रेयांश खाते हुए रुक गया और सिया को देखा, और उस फोन की आवाज को वो पहचान गया। ये आंचल थी। रेयांश अपना खाना खाते हुए ये से दिखा रहा था जैसे वो सब कुछ इग्नोर कर रहा हो, पर वही जानता था आंचल का नाम भी उसका दिल धड़कने के लिए काफी है। सामने से आंचल की आवाज आई, सिया क्या कल तुम फ्री हो? सिया ने हाँ कहा तो आंचल बोली, सिया तो क्या तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलोगी? क्योंकि शाम को मुझे राजस्थान जाना है, तो इसलिए मैंने किसी को घर में नहीं बताया, क्योंकि सबको पैकिंग करनी होगी। सिया बोली, भाभी ये कोई पूछने की बात है, मैं सुबह ही आपके घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे। दोनों ने थोड़ी देर बात कर फोन रख दिया। रेयांश अपना गला खखराते हुए बोला, सिया तुम अभी किससे बात कर रही थी? सिया खाते हुए बोली, भाई मैं आपकी एक्स से बात कर रही थी, जिसे आपने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। रेयांश सिया को डांटते हुए बोला, सिया ये क्या तरीका है बात करने का? उस लड़की के भाई की वजह से रिया मरी थी, और मैंने बस उससे बदला लिया। सिया गुस्से में बोली, भाई क्या आराध्या भाई ने कभी रियादी के संग कुछ उल्टा सीधा किया? वो बस उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसमें दी की गलती थी कि वो हर चीज को अपनी जिद बना लेती थी, और उन्होंने वही किया। वो क्यों नहीं समझती थी कि हर चीज हम नहीं पा सकते, कुछ चीज हालत पर होती हैं। पर इसमें क्या आपने सही किया? वो तो आप पर भरोसा कर प्यार की, पर आपने क्या किया उनके साथ? क्या सब ठीक था? जिस तरह आप रिया दी और मुझे प्यार करते थे, वैसे उन्हें भी उनके 8 भाई दिलो जान से चाहते हैं। भाभी भी अपने भाइयों को बहुत चाहती हैं, वरना आराध्या भाई तो आंचल भाभी के लिए कुछ भी करते, पर भाभी अपने भाई को कैसे खुद के लिए भीख मांगते देखती। वो भी जो गलती उन्होंने की है, आपसे प्यार करके गलती की, पर आप चिंता मत करें। जैसे आपने उन्हें तड़पाया है, वैसे आप भी हर पल तड़पेंगे। जब आपका अपना बच्चा आपसे कुछ दूर होगा, और फिर भी वो आपको नहीं पहचानेगा, भाभी तो आगे बढ़ जाएंगी, पर आप हमेशा अकेले रह जाएंगे। कोई आपको अपना कहने के लिए नहीं होगा। तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या खोया। आपकी वजह से कभी वो इंसान मुझे नहीं अपनाएगा जिसे मैं प्यार करती हूँ। सिया रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। रेयांश वही बैठे हुए खुद से बोला, अकेला तो मैं हो गया हूँ। जब से आंचल को छोड़ा तब से एक भी पल चैन से नहीं बीता। कितना दर्द होता है अपने प्यार से दूर रहना। उसके नाजुक हालातों में मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। अपने ही हालातों से लड़ रहा हूँ। रेयांश काफी देर तक वहाँ बैठा रहा। मधु के कमरे में मधु बेड पर बैठी हुई कान के पास पेन खोजकर बुक पढ़ रही थी। तब रीत कमरे में आया। उसने देखा कि मधु बुक पढ़ रही हैं, तो वो चुपचाप अपने कपड़े चेंज करने चला गया। कुछ देर में कपड़े बदलकर वापस आया। वो जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन मधु ने रीत को इग्नोर कर दिया। खुद को इग्नोर होता देख रीत ने मधु के हाथ से बुक छीनकर टेबल पर रख दी। मधु बोली, ये आपने क्या किया? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले रीत ने मधु को अपने ऊपर खींच लिया और उसे किस करने लगा।
इतने सडन एक्शन के लिए मधु तैयार नहीं थी। वो सीधा रीत के ऊपर गिरी, पर रीत ने मधु को कसके पकड़ा हुआ था। रीत ने धीरे से मधु के कान से पेन निकाल दिया। मधु के बालों को अपनी मुट्ठियों में कसकर उसे पेंशन के साथ किस करने लगा। रीत के प्रेशर से मधु सांस भी नहीं ले पा रही थी। मधु की सांस रुकी हुई देख रीत ने मधु को छोड़ दिया। मधु लंबी सांसें लेने लगी। इसमें आज मधु के होठ भी सूज गए थे। मधु ने अपने होठ छूकर देखा तो उसके होठ हल्के सूजे हुए थे। मधु रीत को देखने लगी और गुस्से में बोली, अब कल मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी। अगली बार सबने कितना मजाक उड़ाया था, पर रीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मधु को अपने पास खिंचकर उसे अपनी टांगों पर बिठा दिया और बोला, तुम्हें लोगों की बहुत फिक्र है, पर मेरी नहीं है। रीत अपने हाथ मधु की टी शर्ट में डालते हुए बोला, और मेरी कब होगी? मुझे क्या चाहिए तुम्हें नहीं पता। मधु के शरीर में कपकपी हो रही थी, पर रीत से वो दूर भी नहीं रह पाती थी। वो जितना उससे दूर होती, रीत उसे उतना ही पास ले आता। रीत के हाथ मधु के ब्रा के पास आ गए। मधु ने रीत का हाथ पकड़ लिया और बोली, रीत प्लीज अभी वो मम्मी। वो रीत मधु को देख बोला, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मधु हकलाते हुए बोली, वो अभी मैं पीरियड्स में हूँ। तो मधु आगे कुछ बोलती उससे पहले रीत ने अपना हाथ हटा दिया और बोला, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ पीना है, कॉफी या चाय? रीत की अपने लिए फिक्र देख मधु के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके आंखों से आंसू गिर गए। मधु को रोता देख रीत मधु के आंसू पोंछते हुए बोला, देखो रो मत, तुम बताओ क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मधु हंसकर बोली, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। रीत बोला, पर मैंने सुना है पीरियड्स में दर्द होता है। मधु बोली, सबको एक जैसा दर्द नहीं होता है, किसी को ज्यादा दर्द होता है तो किसी को कम, तो किसी को दर्द नहीं होता, और मैं उनमें से हूँ जिसे दर्द नहीं होता है। अब जाकर रीत रिलैक्स हुआ। फिर भी रीत बोला, पर तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। वो वहां से चला गया। मधु खुद से बोली, कितना अच्छा है, शिवजी आप भी कमाल है। एक साया छुड़ा दिया और दूसरे के साये में डाल दिया। यहाँ विशेष के कमरे में विशेष अभी किसी सोच में था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो अपनी गन साफ कर रहा था। श्रद्धा जब कमरे में आई तो उसने विशेष को देखा, पर उसके एक्सप्रेशन नहीं देखा और जाकर पीछे से विशेष को हक कर ली। विशेष काफी गुस्से में था, इसलिए श्रद्धा का यूं उसे परेशान करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में श्रद्धा को झटक देता है, जिससे श्रद्धा नीचे जाकर टाइल्स पर गिरती है और उसके टखने में लगती है। रीत गुस्से में पलटकर बोलता है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं अपना सकता, फिर क्यों तुम बार बार मेरे पास आती हो? मुझे नहीं पसंद है ये सब। विशेष की बात सुन श्रद्धा को उसकी बात तीर की तरह लग रही थी। विशेष आगे बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद समझी, अब जाओ मेरे सामने से। श्रद्धा का अब दम घुट रहा था। वो खड़ी होकर वहां से चली गई। विशेष का गुस्सा जब 1 घंटे बाद शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो घड़ी में टाइम देखा, उसे लगा कि श्रद्धा अभी वापस आ जाएगी, इसलिए वो बेड पर जाकर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो श्रद्धा को मिस कर रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर आया तो उसे श्रद्धा कहीं नहीं दिखी। एपिसोड 153। विशेष बाहर आकर ऊपर से पूरे हॉल में देखा तो श्रद्धा वहां नहीं थी। वो आंचल की रूम की ओर आया और झांक कर देखा तो आंचल और श्रद्धा सो रहे थे। विशेष वापस अपने कमरे में आया और बेड पर लेट गया, पर नींद उससे कोसों दूर थी। श्रद्धा की आदत जो हो गई थी, अब उसे बुरा लग रहा था।
अपने गुस्से की वजह से उसने श्रद्धा को क्या कुछ नहीं कह दिया था। कई देर तक करवट लेने के बाद विशेष को नींद आ गई। अगली सुबह वृंदा की चाची के घर की बेल बजी। पिया ने जाकर दरवाजा खोला। उसके सामने 3 हैंडसम लड़के खड़े थे। पिया उन तीनों को देखती रह गई। वो तीनों बिना पिया को देखे अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। ये तीनों तन्मेश, अंश, आराध्य थे। आराध्य सोफे पर बैठ गया। उसके आजू बाजू अंश और तन्मेश खड़े थे। पिया तो आसमान में उड़ रही थी। वही वृंदा की चाची यानी पिया की माँ आई। अपने सामने 3 सुंदर लड़कों को देख वो भी उनकी तारीफ करने से नहीं रुक पाई। कितने अच्छे लड़के हैं, ये कोई अमीर घर के लगते हैं। पिया की माँ उन लोगों के पास आकर बोली, जी आप कौन? अंश बोला, ये मेरा भाई आराध्य खुराना और आपका दामाद। इतना सुनना था कि पिया को लगा कि वो उसके रिश्ते की बात करने आए हैं। पिया की माँ को भी यही लगा। वो मस्का लगाते हुए बोली, अरे आपको बताना चाहिए ना कि आप पिया को देखने आए। वैसे हमारी पिया बहुत सुंदर है, हर काम आता है इसे। कितने बड़े बड़े घर से रिश्ता आता है मेरी बेटी का। पिया जाओ इन सब के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कितने बड़े घर के लड़के हैं। वैसे बेटा आपके माँ बाप आपके रिश्ते की बात करने आते तो हमें अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, आप आए हमें खुशी हुई। पिया शर्माए जा रही थी। वो चाय बनाने जाने लगी तो अंश बोला, अरे अपनी बेटी से नहीं मिलेंगी, रुकिए मैं अभी मिलवाता हूँ। अंश ने फ़ोन किया और वृंदा 2 आदमियों के साथ अंदर आई। वृंदा दरवाजे पर खड़ी हुई। वही पिया और उसकी माँ ने जब वृंदा को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। जो लड़की ने कभी नए कपड़े देखे नहीं थे, आज वो लड़की ब्रांडेड साड़ी पहने उनके सामने खड़ी थी, हाथों में सोने के कंगन और लाल चूड़ियाँ। वही वृंदा ने जब अपने सामने पिया और अपनी चाची को देखा तो वो डर कर आराध्या की ओर देखने लगी। वो अभी यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने आराध्या, तन्मेश और अंश को देखा। अंश वृंदा के पास जाकर बोला, चलो वृंदा हम तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। वृंदा अंश के पीछे आने लगी। वो आराध्या के पास पहुंची तो आराध्या ने वृंदा को खिंचकर अपने ऊपर बिठा लिया और उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, बेबी देखो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने लाया हूँ। ये सभी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तो सोचा क्यों ना तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा दूँ। आराध्या वृंदा की चाची का चेहरा देख बोला, ये भी आपकी ही बेटी है ना? हाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है। हमने बिना बताए शादी कर ली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वृंदा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसे छूना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, जिसे आपने गूंगा बना दिया था, वो अब बोलने भी लगी है। वृंदा तुम इन दोनों से अपनी पसंद की डिश बनाने को कहो। वृंदा आराध्या के चेहरे में देख रही थी। आराध्या ने पलके झपकाए और बोला, वृंदा बोलो तुम्हें क्या खाना है? वृंदा ने थोड़ी हिम्मत कर कहा, मुझे जलेबी खानी है। आराध्या पिया और उसकी माँ को देख बोला, सुना तुम दोनों ने जाओ और जल्दी से मेरी बीवी के लिए जलेबी बनाओ। पिया और उसकी माँ वही खड़ी अभी भी वृंदा को देख रहे थे। तभी कुछ लोग अंदर बंदूक लेकर अंदर आए और पिया उसकी माँ को निशाने पर ले लिए। तन्मेश बोला, सुना नहीं वृंदा ने क्या कहा, उसे जो खाना है सब बनाकर लाओ। डर से पिया और उसकी माँ जल्दी से किचन में चले गए। उनके जाने के बाद वृंदा को आराध्या को देख बोली, आपको कैसे पता कि चाची और पिया दीदी यहाँ आए हैं? आराध्या बोला, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, जो हो रहा है बस उसे देखो। यहाँ किचन में पिया तिलमिलाई हुई थी। वो गुस्से में बोली, मॉम मैं इस वृंदा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं देख सकती उसे इतना खुश। पिया की माँ बोली, बहुत उड़ रही है, इसके पर ना काटे तो मैं भी सरला नहीं। बस जल्दी से शेरा को पता चल जाए, उसके बाद तुम देखना वो इसे छोड़ेगा नहीं।
वो दोनों जल्दी से जलेबी बनाकर वृंदा के पास ले गई। वृंदा जैसे वो जलेबी खाने गई तो आराध्य उसे रोकते हुए बोला, रुको, पहले इसे ये दोनों खाएंगी। क्या पता तुमने इसमें क्या मिलाया हो। वृंदा की चाची ने एक जलेबी खाई, तब जाकर वृंदा ने जलेबी खाई। आराध्य बोला, तुम दोनों अपने दिमाग से निकाल दो कि वृंदा फिर कभी तुम्हारे साए में भी आएगी। वृंदा, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें दिखाने लाया था कि ये सब लोग मेरे पैरों की धूल है। मेरी मर्जी के बिना ये तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तन्मेश बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अगर दोनों में से कोई भी हमारे आदमी के नज़र में आए तो तुम दोनों की लाश मिलेगी। वो सभी वहां से निकल गए। दूसरी ओर श्रद्धा अपने कपड़े और विशेष के कपड़े पैक कर रही थी। जब विशेष कमरे में आया तो सुबह से अब जाकर उसने श्रद्धा को देखा था। वो जल्दी से श्रद्धा के पास आया और बोला, तुम कहाँ थी? सुबह से अब दिख रही हो। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से कपड़े का बैग बंद कर नीचे चली गई। विशेष को पता चल चुका था। श्रद्धा काफी गुस्सा है। एपिसोड 154। आंचल भी हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर आ गई थी। सबके निकलने का समय हो गया था। सब लोग एयरपोर्ट की ओर निकल गए। एयरपोर्ट का पीछे का हिस्सा आरुष, विवेक, तन्मया, राज, कबीर ने अपनी फैमिली वेकेशंस के लिए खरीदा था। तब से अभी तक उसे मेंटेन करने के लिए पैसे आराध्य देता है। यहाँ जो प्लेन थे वो 5 थे, जिसमें से 2 फैमिली प्लेन थे और 3 हेलीकॉप्टर थे। सभी लोग पहुँचे और एयरपोर्ट पर से प्लेन में गए। श्रद्धा, मधु को तो पता था कि प्लेन कैसा होता है। उन्हें पता था कि ये कोई नॉर्मल सफ़र नहीं है, बल्कि ये इस फैमिली का ही प्लेन है। पर वृंदा, जिसे कुछ भी नहीं पता था, वो तब से आराध्य को परेशान करे जा रही थी। आराध्य, वृंदा ऊपर चलो, हमें लेट हो रहा है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर ये ऊपर से नीचे गिर गया तो? और आप भी नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। आराध्य, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आराध्य वृंदा को समझा कर थक चुका था। अब बस उसके पास एक ही रास्ता था। उसने वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया। तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनती? हर वक्त अपना दिमाग चलाना जरूरी है। यहाँ वृंदा खुद को छुड़ाते हुए बोली, हमें नहीं जाना है, छोड़िए। पर आराध्य वृंदा की लेकर प्लेन में गया। वहाँ सब दोनों को देख रहे थे। वृंदा दिन पर दिन जिद्दी हो जा रही थी। आराध्य सबको इग्नोर कर वृंदा को उसके प्राइवेट कमरे में ले गया। वहाँ छोटा सा बेड था। आराध्य ने वृंदा को बेड पर बैठा दिया। वृंदा मुंह फुलाकर बैठी थी। आराध्य थोड़ा सख्त होकर बोला, अब जब तक मैं नहीं बोलूं तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। आराध्य बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ सिर्फ अंश, तन्मेश, सिद्ध, ऋषि, श्रद्धा और विशेष बैठे हैं। आंचल पहले ही अपने कमरे में आराम करने चली गई। मधु और रीत भी चले गए थे। विशेष भी चाहता था कि श्रद्धा चले, पर वो उसकी बात भी नहीं सुन रही थी। वो ऋषि के साथ अलग बैठकर सांप सीढ़ी खेल रही थी। आराध्य ने वृंदा के लिए कुछ खाने के लिए लिया और वापस चला गया। वो जब अंदर आया तो वृंदा बेड पर लेटी हुई थी। आराध्य वृंदा के पास गया और बोला, वृंदा लो, कुछ खा लो, वरना तुम्हें उल्टी हो जाएगी। वृंदा उठकर बैठ गई। आराध्य के हाथ से पिज्जा लेकर उसे देखने लगी, फिर एक बाइट खाए। देखते ही देखते उसने पूरा पिज्जा खत्म कर दिया। पिज्जा खाकर वो फिर से आराध्य को इग्नोर कर बेड पर लेटकर मुंह बिचकाकर बोली, ये आपका उड़न खटोला अभी तक उड़ा क्यों नहीं? आराध्य वृंदा के बगल में बैठकर बोला, तुम अपना गुस्सा थूक कर खिड़की से बाहर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हम उड़ रहे हैं। वृंदा जल्दी से खड़ी होकर खिड़की के पास गई तो खिड़की पूरी पैक थी। तभी आराध्य बोला, वो बटन दबाओ। वृंदा ने बटन प्रेस किया तो खिड़की ओपन हुई। वृंदा ने कांच से देखा तो वो सच में आसमान में थे।
वो भागकर आराध्या के ऊपर आकर उससे लिपट कर अपनी आंखें बंद कर बोली, हम गिर जाएंगे, हमें मरना नहीं है, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए। आराध्या वृंदा की बचकानी बात सुन मुस्कुरा रहा था। वृंदा के सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। पर वृंदा आराध्या को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। कुछ देर में वो आराध्या के ऊपर ही सो गई। आराध्या को अपने शर्ट पर कुछ गीला गीला फील हुआ। उसने देखा कि वृंदा सोते हुए लार गिरा रही थी, पर ये आराध्या के लिए कोई घिनौना नहीं था। उसने वृंदा को शुरू से लेकर अब तक इतना संभाला था कि अब उसे वृंदा की कोई भी चीज घिनौनी नहीं लगती थी। आराध्या ने टेबल पर एक बटन प्रेस किया तो नीचे से टिश्यू पेपर ऊपर आया। आराध्या ने टिश्यू निकालकर वृंदा के मुंह को साफ किया और उसे सुला दिया। यहाँ बाहर विशेष कब से इंतजार कर रहा था कि श्रद्धा उसके साथ उसके रूम में चले, पर श्रद्धा का गुस्सा अभी भी वही था। विशेष भी श्रद्धा को देखने के लिए बाहर बैठा रहा। उसने देखा कि श्रद्धा ऋषि के कंधों पर सर टिकाए सो रही है। वो उसके पास जाने को हुआ, पर वो ये सोचकर रुक गया कि कहीं श्रद्धा फिर उससे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो वहीं बैठकर श्रद्धा को देख रहा था। मधु और रीत के रूम में। मधु जब से आई थी बस खाए जा रही थी। रीत उसे ही देख रहा था। पूरे बिस्तर पर बस खाने के पैकेट पड़े हुए थे। मधु इतनी तेज खा रही थी कि जैसे उससे अभी कोई छीन कर वो सभी पैकेट खा लेगा। रीत मधु को रोकते हुए बोला, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इतनी तेज खा रही हो? मधु खाते हुए बोली, वो मुझे ऊंचाई से डर लगता है और जब मैं खाती हूँ तो डर थोड़ा कम रहता है, इसलिए जब तक हम पहुँच नहीं जाते हैं मैं इसी तरह खाऊंगी। मतलब कि तुम 2 घंटे तक खाती रहोगी? मधु ने हाँ में सर हिला दिया। रीत ने सारे पैकेट मधु से छीन कर टेबल के ड्रॉवर में डाल दिया। मधु गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्यों कर रहे हो? रीत बोला, ये सभी जंक फूड है और लगातार 2 घंटे ये सब खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर सो जाओ और मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। ये मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, तुमने काफी सारा खा लिया है। मधु जानती थी बहस करने से कोई फायदा नहीं है। रीत को जो ठीक लगता है वो वही करता है, इसलिए वो भी अपनी आंखें कसके बंद कर कुछ देर में सो गई। रीत मन में बोला, ये लड़कियां सच में कितनी पागल होती है। खाने का और डर का क्या लॉजिक है, ये मुझे नहीं पता। सभी एक जैसी ही होती हैं। वह वृंदा जिसने डर की वजह से आराध्या को पूरे रास्ते परेशान किया। यहाँ ये जो सही सलामत आई तो पर तब से मैडम खाए जा रही हैं। दूसरी ओर श्रद्धा, जिसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो विशेष से गुस्सा है। एक हम लड़के जो जिसने कसम खाई है कि लड़कियां हमारी नहीं सुनेगी, पर हमें इनकी पूरी सुननी है, वरना मगरमच्छ वाले आंसू हैं न हमारे लिए। अब इससे बच के बताओ। अभी तो बस मधु को झेलना है। अगर मेरे बच्चे भी इसके जैसे हुए तो ये बैठकर खाएगी और मैं डायपर बदलता मिलूंगा। रीत इमेजिन करने लगा, पर रीत को समझना होगा कि ये दुनिया की रीत है। उसे वही करना होगा जो मधु कहेगी। लगभग 2 घंटे में वो सभी एयरपोर्ट पहुंचे। आराध्या के साथ सब बाहर आए। वहाँ 3 गाड़ियां पहले से ही शिवीन ने भिजवाई थी। यहाँ आकर तन्मेश का दिल फिर धड़कने लगा था, जिसे उसने समझा लिया था, पर एक बार फिर सृष्टि की याद उसे आने लगी थी। सभी कार में बैठे और महल की ओर निकल गए। वृंदा खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसे वो जगह जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो इस जगह पहले भी आ चुकी थी। सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। जहां उसे एक 3 साल की बच्ची नजर आ रही थी, उस बच्ची ने लाल घाघरा पहना था, जो पूरे मेले में घूम रही थी। वृंदा अपनी सोच से वापस आई।
और अपने मन में बोली ये कोई बेहम है, हम तो हरिद्वार से थे। उसने खिड़की बंद कर आराध्या की ओर मुड़ गई। कुछ देर में कार महल से अंदर गई, जहां रुचि, शिविन, सृष्टि और एंजल उन सबका स्वागत करने के लिए खड़े थे। सब कार से बाहर आए तो उन सबको माला पहनाकर स्वागत किया गया। वृंदा, मधु, श्रद्धा ने रुचि के पैर छुए। सृष्टि सबसे से मिली पर वो तन्मेश को इग्नोर कर सबके साथ अंदर चली गई। मधु, श्रद्धा, वृंदा सृष्टि से बोले तुम्हारा घर तो बिल्कुल पुराने जमाने के राजाओं की तरह है। श्रद्धा, तभी मैं सोचूं कि सृष्टि बिल्कुल राजकुमारी जैसे क्यों तैयार होती हैं। राजस्थान को देखते हुए समझ आ गया कि यहाँ के लोग अभी भी राजस्थानी लिबास पहनते हैं। मधु सृष्टि को चिढ़ाते हुए बोली, वैसे तुम्हारी शादी किससे हो रही है? हमें फोटो देखनी है। सृष्टि खुश होकर बोली, अरे फोटो क्यों देखोगी, मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। आंचल, सृष्टि, श्रद्धा, वृंदा, मधु ये सभी आगे चल रही थी और सभी लड़के उनके पीछे। वो सभी लड़कियों की गपशप सुन सकते थे। ऋषि बोला, समझ नहीं आता, अगर एक लड़की शादी कर रही है तो उसके पीछे 10 लड़कियों को क्यों? उस लड़की के दूल्हे को देखने में क्या मजा आता है, जैसे दूल्हा दूल्हा ना होकर म्यूजियम की मूर्ति हो। देखो इन्हें, जैसे वो लड़का सृष्टि दी को छोड़कर अभी इन सब से भी एक एक फेरे लेगा। मैं इसलिए शादी ही नहीं करूँगा। पता चला कि मेरी दुल्हन अपने दोस्तों के सामने मूर्ति बनाकर पैसे करेगी। और इन लड़कियों के सवाल भी आड़े टेढ़ होते हैं। आपने पढ़ाई कितनी की है? खाने में क्या पसंद है? आप में ताकत है कि आप दुल्हन को सारी रात जगा सकते हैं। शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? आप इसके मायके वालों को खुश रख पाएंगे? बच्चे दो ही करना, इंडिया की आबादी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। सब कुछ बोलने के बाद लास्ट में खी 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 हंसकर निकल जाएंगी। कोई हम लड़कों से पूछे, बलि का बकरा बनना किसे कहते हैं? ऋषि ने पूरी एक्टिंग कर डाली जैसे वो सारे दुख झेल चुका है। सीधा बोला, ऋषि ज्यादा दूर मत जा, तेरे साथ यही होने वाला है। ऋषि बोला, ये होने से पहले मैं कुएं में कूद जाऊंगा। बेटा, शादी के लड्डू से तू भी नहीं बच पाएगा। देख, हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है। अंश ने अपनी उंगली आराध्या, रीत और विशेष पर पॉइंट की। देख तीनों को, ये आराध्या वृंदा से बदला लेने के लिए शादी किया था और आजकल उसके सारे नखरे झेलता है जैसे वो कांच की गुड़िया हो। और ये रीत जो पहले एक एक हफ्तों पर बाहर जाता था, पर जब से मधु आई है तब से ये सीक्रेट एजेंट कम जोरू का गुलाम ज्यादा लगता है। और ये विशेष पहले पूरा दिन जिम और लड़ाई में गुजार देता था और अब इससे पुशअप्स श्रद्धा करवाती है। कल से इसे अपने पीछे भागा रही है और ये किसी टोमी की तरह उसे मनाने में लगा है। ऋषि, सिद्धा, अंश तीनों हंस रहे थे, पर आराध्या, रीत, विशेष उन्हें घूर रहे थे। तभी उन्हें अपने आगे से आवाज आई। वृंदा आराध्या से बोली, हमारा पास कार में है तो उसे ले आइए। मधु भी अपना हाथ देख बोली, मेरा फोन कार में है, उसे भी ले आओ। रीत ये बोल सारी लड़कियां आगे निकल गई। ऋषि, सिद्धा, अंश, तन्मेश, विशेष वहां से खिसक कर निकल गए। उनके हंसने की आवाज वो दोनों सुन सकते थे। रीत और आराध्या एक दूसरे की शकल देखकर बाहर निकल गए। एपिसोड 155। सब अंदर हॉल में पहुंचे। उस महल का हॉल काफी बड़ा था। चारों किनारे सोफे झूले लगे हुए थे। रुचि नौकरों को देख बोली, सबको उनका कमरा दिखा दो। नौकर सभी को लेकर उनके कमरे में छोड़ आए। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर बाहर आए और सभी लोग सोफे पर बैठ गए। रुचि ने सबको चाय नाश्ता करवा दिया और वो सबके साथ बैठ गई। रुचि खुश होकर बोली, चलो मैं तुम सबको तुम्हारी फैमिली की वीडियो दिखाती हूँ, कैसे हम सब स्कूल में पढ़ते थे। आराध्या, तन्मेश, विशेष, सिद्धा, आंचल, अंश, रीत, ऋषि सब एक्साइटेड थे
कितनों दिनों बाद ये से उन सबको टाइम मिला था। रुचि ने वीडियो प्ले किया तो एक स्कूल का सीन आया, जिसे देख ऋषि बोला इसी स्कूल में तो हम सब भी पढ़े हैं। रुचि बोली हाँ, और हम सब भी यही पढ़ते थे। उस वीडियो में ढेर सारे बच्चे अपने फेयरवेल में थे, यानी क्लास 12 के बच्चे थे, जिसमें आरुष, तन्मय, कबीर, विवेक, राज थे। वो सभी लोग के बीच सबसे अलग लग रहे थे। ऋषि फिर बोला आरुष अंकल कितने हैंडसम लग रहे हैं। वो टीन एज के हैं, पर वो हर वक्त इतना सड़ा हुआ मुंह लेकर क्यों रहते हैं, जबकि डैड और कबीर अंकल इतने खुश है। रुचि हंसते हुए बोली आरुष बचपन से ऐसा था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपने दोस्त मतलब तुम सबके पापा और फैमिली ही से बात करता था। उसने हंसना तब शुरू किया जब राधा आरुष की जिंदगी में आई। सब काफी ध्यान से वीडियो देखते और रुचि की बात सुनते। अंश बोला इसमें ये नहीं कह सकते कि आराध्या बिल्कुल आरुष अंकल पर गया है, क्योंकि वो भी वृंदा के आने के बाद ही इतना बोलने लगा, वरना हर वक्त चेहरे पर गुस्सा लेकर घूमता था। आराध्या वृंदा को देखा वो झुठला नहीं सकता था कि इस लड़की के आने से वो काफी बदल गया है। सबने वीडियो देखना फिर चालू किया। दूसरा वीडियो कॉलेज की फ्रासा पार्टी की थी, जिसमें आरुष, राध्या, तन्मय, सानवी, कबीर, मयूरी, मीत, राज, आस्था, विवेक भी है। वृंदा, श्रद्धा, मधु ने पहले ही फैमिली फोटो देखी थी, इसलिए उन्हें पता था। आराध्या रुचि से पूछते हुए बोला आंटी पर डैड मम्मा को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो तो उनसे प्यार करते हैं, फिर इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उन्हें कुछ इग्नोर कर रहे हैं। रुचि वो बस राध्या को जेलेस कर रहा था और कुछ नहीं है। आंचल बोली और ये मम्मा पापा का क्या सीन है, पापा तो मम्मा को देख भी नहीं रहे हैं। रुचि क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पापा कॉलेज में न्यू थे और वो किसी और को पसंद करता था, पर उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। पर आस्था विवेक से प्यार करती थी और धीरे धीरे विवेक भी आस्था से प्यार करने लगा था। अंश पूछते हुए बोला और ये मम्मा और डेडा, मम्मा खाने में मस्त है और डेडा उन्हें देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि मयूरी का पहला प्यार उसका खाना था और कबीर हमेशा उसे कुछ ना कुछ खिलाता था। मयूरी शादी के बाद भी वैसी ही थी। अब विशेष बोला और मम्मी कितनी क्यूट लग रही हैं। वो शांति से बैठी थी और डैड उन्हें खींचकर अपने साथ डांस करवा रहे हैं। सानवी वो वैसे भी कुछ नहीं बोलती थी, उसका पहला प्यार उसकी किताबें थी, पर तन्मय ने हार नहीं मानी। सानवी के लिए वो पागल हो चुका था। ये से ही कितने सारे मोमेंट सबने देख, वो सब खुश भी थे और दुख में भी थे। रुचि ने वीडियो बंद की और वृंदा के ऊपर रुचि की नजर गई। रुचि कुछ बोलती उससे पहले ही सृष्टि ने रुचि का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। रुचि चुप तो हो गई, पर वृंदा का चेहरा किससे मेल खा रहा था, वो ये बात अच्छे से जानती थी। ऋषि बोला कितना मजा आया। रुचि बोली आप सभी बच्चे बात करो, मैं सबकी पसंद का खाना बनवाती हूँ। मधु रुचि को रोकते हुए बोली नहीं, हम सब है ना, हम मदद करते हैं। वैसे भी अभी शादी को 1 हफ्ता है, तब तक मेहमान बनने से अच्छा हम भी पूरी हेल्प करें। रुचि भी मधु की बात मान गए। मधु, वृंदा, श्रद्धा, सृष्टि सभी किचन में की ओर चले गए। रात के वक्त सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। आज सभी तरह की डिश बनी थी। रुचि बोली कल रात को सगाई की रस्म होगी तो कल सुबह से ही तैयारी हो जाएगी। सबने हाँ कहा और अपना अपना खाना खा रहे थे, पर तन्मेश उसे सृष्टि के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इतनी नॉर्मल उसे भूलकर शादी करने जा रही थी। सभी ने अपना अपना खाना खाया और सोने चले गए। रात के वक्त सृष्टि अपने कमरे की ओर जा रही थी। वो तन्मेश की कमरे की ओर से आगे बढ़ती उससे पहले ही झटके से उसे कमरे में खींच लिया गया है और तुरंत वो कमरा बंद कर सृष्टि को दरवाजे से सटा दिया गया। ये किसी और ने नहीं, तन्मेश ने किया था।
तन्मेश सृष्टि के चेहरे के बिल्कुल पास उसे गुस्से में घूर रहा था। सृष्टि ने डर से अपनी आंखें बंद की थी। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने तन्मेश को देखी जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। तन्मेश ने सृष्टि की कमर को इतनी तेज पकड़ा था कि सृष्टि को दर्द हो रहा था। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तन्मेश अपने चेहरे को सृष्टि के और पास लाकर गुस्से में बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा प्यार था? सृष्टि भी तन्मेश के आंखों में देखते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? ना मुझे अपनाते हो, ना किसी और का होने देते हो। तन्मेश बोला, मैंने जो कहा पहले उसका जवाब दो। पर सृष्टि भी जिद्दी थी। वो बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली से दूर रहने को कहा था, लो अब हूँ मैं दूर तुमसे और दूर चली जाऊंगी। सृष्टि आगे बोलती उससे पहले तन्मेश सृष्टि के होठों पर अपने होठ रख उसे बेरुखी से किस करने लगा। एपिसोड 156। तन्मेश बेरुखी से सृष्टि को किस करने लगा। सृष्टि कुछ समझ ही नहीं पाई, सब इतनी जल्दी में हुआ। पर उसे होठों पर दर्द हो रहा था। वो तन्मेश के सीने पर मारने लगी, पर तन्मेश ने सृष्टि का हाथ पकड़कर ऊपर दरवाजे से सटा दिया और एक हाथ से सृष्टि की कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लिया। सृष्टि की कमर पर कमर बंद था। तन्मेश की पकड़ की वजह से वो कमर बंद उसे दर्द कर रहा था। अब सृष्टि ने कोशिश भी करना बंद कर दी, लेकिन जब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जब तन्मेश को महसूस हुआ कि सृष्टि को तकलीफ हो रही थी, तब जाकर उसने सृष्टि को छोड़ा। सृष्टि खुद को संभालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तन्मेश ने फिर सृष्टि को खींचकर उसकी कमर को पकड़कर उसको चेहरा ऊपर कर सृष्टि की आंखों में देखते हुए वार्निंग देते हुए बोला, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। सृष्टि भी गुस्से में बोली, तुम्हें जो करना है करो, पर ये शादी तो मैं करूंगी। सृष्टि की बात सुन तन्मेश बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। वो फिर से सृष्टि को किस करने जाता कि उससे पहले सृष्टि अपना चेहरा घुमा लिया। तन्मेश मुस्कुराकर सृष्टि के गालों पर किस कर लिया और उसे छोड़ दिया। सृष्टि गुस्से में वहां से चली गई। तन्मेश मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गया और जल्द ही सो गया। दूसरी ओर श्रद्धा और विशेष के कमरे में। श्रद्धा अभी भी विशेष से गुस्सा थी, इसलिए उसने अब तक उससे बात नहीं की थी। श्रद्धा बेड पर बैठकर कुछ दवाई की बुक पढ़ रही थी। विशेष बाथरूम से फ्रेश होकर निकला और श्रद्धा को देख आकर वो भी बेड पर बैठ गया। श्रद्धा ने बुक रखी और तकिया लेकर सोफे की ओर बढ़ गई और आंखें बंद कर लेट गई। अब विशेष भी परेशान हो गया था। वो उठकर श्रद्धा के पास गया और अपनी गोद में उठा लिया। विशेष के उठने भर से श्रद्धा छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर हाइट और बॉडी दोनों में वो विशेष से कमजोर थी, इसलिए विशेष के आगे उसका कोई जोर नहीं चला। विशेष श्रद्धा को लाकर बेड पर लिटा दिया। श्रद्धा फिर उठने लगी, पर विशेष की धमकी सुन वो रुक गई। अगर तुम यहाँ से हिली भी तो मैं तुम्हें बेड से बांध दूंगा। विशेष ने देखा अब श्रद्धा लेटी हुई है, तो वो भी श्रद्धा के बगल में जाकर लेट गया। श्रद्धा एकदम किनारे हो गई, वरना आमतौर पर श्रद्धा विशेष को पकड़कर सोना पसंद करती थी, पर वो अब विशेष से एक दूरी मेंटेन की हुई थी। लेकिन विशेष को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरी श्रद्धा की लत जो लग गई थी उसने श्रद्धा को देखा। मखमली नाइट सूट में वो कहर ढा रही थी। विशेष अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने हकलाते हुए श्रद्धा को पुकारा, सुना श्रद्धा, क्या तुम सो गई? पर श्रद्धा का कोई भी रिप्लाई ना पाकर विशेष ने फिर श्रद्धा को आवाज लगाई। श्रद्धा ने बिना मुड़े ही जवाब दिया, क्या है? विशेष ने धीरे से सॉरी कहा। इस बार श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया
विशेष ने एक बार फिर कहा। श्रद्धा सॉरी, वो उस दिन में थोड़ा परेशान था, वरना मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करता। सच्ची प्लीज एक बार माफ कर दो। श्रद्धा को ये सही मौका लगा। वो विशेष की ओर मुड़ी और बोली ठीक है माफ कर दूंगी, पर तुम्हें मुर्गी बनना होगा। विशेष ने ये सुनते ही श्रद्धा को देखने लगा, जैसे वो अभी भी सोच रहा था उसने जो सुना वो सही है या गलत। विशेष बोला क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुर्गी बनो फिर मैं तुम्हें माफ करूंगी। विशेष ने कहा तुम पागल हो विशेष मल्होत्रा कभी किसी के आगे झुकता नहीं और तुम मुझे मुर्गी बना रही हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, लड़के मुर्गा बनते हैं, मुर्गी नहीं। श्रद्धा एटीट्यूड में बोली ठीक है, तुम रहो जैसे रहना है, मैं नहीं करती तुमसे बात, जाओ। ये बोलकर श्रद्धा मुड़कर मुस्कुरा रही थी, पर उसने जल्दी से अपनी मुस्कान रोक दी और बिना कुछ बोले आंखें बंद कर ली। विशेष कुछ सोचकर बोला, अगर मैं मुर्गा बना तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? श्रद्धा अपनी आंखें खोलकर बोली हाँ नहीं कहूंगी। विशेष फिर बोला सच में ये बात किसी को नहीं बताओगी? श्रद्धा चिढ़ते हुए बोली हाँ हाँ नहीं बोलूंगी, मेरी चप्पल की कसम। विशेष धीरे से उठा और अपना मुंह बनाकर श्रद्धा के सामने गया। श्रद्धा भी उठकर बैठ गई। विशेष झुककर अपने पैरों के बीच से अपने हाथ से कान पकड़ लिया। श्रद्धा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। यहाँ विशेष को काफी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि आज तो वो स्कूल में भी इस तरह की पनिशमेंट नहीं मिला, और आज वो एक लड़की के कहने पर क्या क्या कर रहा था उसे भी नहीं पता था कि वो ये क्यों कर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद श्रद्धा बोली ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अब चलिए सो जाए। विशेष धीरे से आकर बेड पर लेट गया। विशेष को लगा कि अब श्रद्धा ने उसे माफ कर दिया है तो वो उसके पास आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर सोने लगी और यहाँ विशेष को लग रहा था कितने वक्त बीत गया। श्रद्धा को महसूस किए अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें कसके बंद की और डरते कांपते हाथों से उसने श्रद्धा की कमर पर हाथ रख उसने श्रद्धा को अपने पास खींच लिया। विशेष ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो श्रद्धा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। भी जाकर विशेष को सांस आई। उसने श्रद्धा को अच्छे से अपनी बाहों में लेकर सो गया। दूसरी ओर सिद्ध जब अपने कमरे में जा रहा था तब उसे फोन की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो ये आवाज आंचल के कमरे से आ रही थी। उसने देखा कि कमरा खुला हुआ था और फोन बज रहा था, पर आंचल वहां नहीं थी। सिद्ध अंदर गया और फोन उठाकर उसे रिसीव किया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से नॉन स्टॉप बोलने की आवाज आई। हेलो बॉस, वो मुझे आपसे बोलना था कि आप शादी से कब आएंगी? मुझे भी छुट्टी चाहिए और मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए। यहाँ सब अकेले संभलाना बहुत मुश्किल है। मेहता के साथ मीटिंग है और मुझे बहुत डर लग रहा है। नॉन स्टॉप बोलता सुन सिद्ध इरिटेट हो रहा था। उसने डांटते हुए कहा, चुप कितना बोलती हो? आंचल ने कैसे लोगों को जॉब पर रखा है, आइंदा से इस तरह बात मत करना समझी। ये लड़की काया थी। काया ने जब सुना तो उससे बोलते हुए नहीं बना, क्योंकि काया को पता था कि आंचल के कई भाई हैं और सभी पूरे इंडिया और वर्ल्ड में छाए हुए हैं, इसलिए उसने बस सॉरी कहा। सिद्ध फोन की रख दिया। सिद्ध को ज्यादा बोलने वाले लोग बस अपने घर के मेंबर पसंद थे, पर बाहर कोई भी उससे इस तरह बात करे उसे ये पसंद नहीं था। सिद्ध वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। यहाँ काया अभी भी डरी हुई थी कि सब कुछ ठीक हो, कहीं आंचल उसे जॉब से ना निकाल दे। आराध्य के कमरे में आराध्य वृंदा को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वृंदा वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको पता है, जब से हम राजस्थान आए हैं तब से हमें लग रहा है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं।
आप सुन रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? आराध्य परेशान होते हुए बोला, वृंदा सो जाओ, तुम्हें हुआ क्या है? ना खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। और तुम कब आई यहाँ? मैं तुम्हें हरिद्वार से उठाकर लाया था और मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। तुम हरिद्वार से हो और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। सो जाओ और मुझे भी सोना है। वृंदा आराध्य को हिलाते हुए बोली, हम सच बोल रहे हैं। हमें ये जगह जानी पहचानी लग रही है। आराध्य बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ से कोई रिश्ता है तो मैं तुम्हें यही छोड़कर मुंबई चला जाऊंगा। वृंदा मुंह बनाए हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। आराध्य अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, और तुम साफ सुथरी हो, पर ये गंदा आदमी तुम्हें भी अपने साथ गंदा कर देगा। वृंदा पूछते हुए बोली, वो कैसे? हम कैसे गंदे होंगे? आराध्य ने वृंदा को अपने पास खींचा और किस करने लगा। वृंदा ने लोग टी शर्ट पहनी थी जिसे आराध्य ने निकाल दिया और कुछ देर में दोनों की सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी। पूरा कमरा गर्म हो गया था। वृंदा अब सोना चाहती थी, पर अब आराध्य का बिल्कुल मूड नहीं था सोने का। आराध्य जो पूरी तरह से वृंदा के ऊपर था, वो उसके शरीर पर किस कर रहा था। वृंदा बोली, हमें नींद आ रही है। आराध्य वृंदा के चेहरे के पास आकर बोला, जब मुझे नींद आ रही थी तब तुम मुझे परेशान कर रही थी, और अब जब मैं जाग रहा हूँ तब तुम्हें सोना है। तुम इतने बहाने कहाँ से लाती हो? वृंदा सोचते हुए बोली, हमें नहीं पता पर हमें सोना है। आप कब से हमारे ऊपर है? हटिए। आराध्य वृंदा के बगल में लेट गया और वृंदा को पकड़ कर सो गया। एपिसोड 157। सुबह का वक्त। धीरे धीरे आराध्य के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो कसमसाते हुए वृंदा को टटोल कर खोजने लगा। जब वो उसके हाथ नहीं लगी तब आराध्य ने अपनी आंखें खोली और देखा तो वृंदा वहां नहीं थी। आराध्य बोला, ये कहाँ गई? कहीं वृंदा को फिर से दर्द ना हो। ये सोचकर वो जैसे खड़ा हुआ तो उसने ध्यान दिया कि उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर तैयार होकर बाहर नीचे हॉल में आया जहां सारे नौकर पूरे महल को सजाने में लगे थे। आराध्य ज्यादा ध्यान न देते हुए वृंदा को खोजने लगा, पर उसे वृंदा कहीं नहीं मिली। आराध्य को रुचि दिखी जो नौकर को समझा रही थी कुछ। आराध्य जल्दी से रुचि के पास जाकर बोला, आंटी गुड मॉर्निंग। रुचि ने भी खुशी से आराध्य को गुड मॉर्निंग विश किया। आराध्य बोला, आंटी वो वृंदा को कहीं देखा है आपने? रुचि बोली, बेटा 10 बज रहे हैं, सब लोग उठ चुके हैं और वृंदा किचन में है। आराध्य को पता ही नहीं चला कि वो इतना लेट सोकर उठा। वो जल्दी से किचन की ओर चला गया। उसने किचन में देखा तो वहां पर बस वृंदा थी जो कॉफी बना रही थी। आराध्य जल्दी से जाकर वृंदा को पीछे से हक कर लिया। एक पल को वृंदा डर गई, पर वो चाहे कितनी भी नासमझ हो पर आराध्य की छुवन वो अच्छे से जानती थी। आराध्य वृंदा को कसके पकड़े हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए, वृंदा की खुली गर्दन पर रखे हुए बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? थोड़ा आराम कर लेती। वृंदा बोली, पर हम ठीक है। इतना सारा काम था और आंटी इतना सब कुछ अकेले कैसे करती, इसलिए हम उनकी हेल्प करने के लिए उठ गए। और आपकी कॉफी भी तैयार है, लीजिए। आराध्य ने मुंह बनाते हुए बोला, वृंदा कभी कभी ही थोड़ी छुट्टी मिलती है और उसमें भी तुम काम में लगी हुई हो। अच्छा चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो बोल ही रहा था जब पीछे से आवाज आई, क्या भाई आप दोनों को कमरे में जाना चाहिए। ऋषि पीछे से बोला। आराध्य वृंदा एक दूसरे से जल्दी से अलग हुआ और बोला, तुझे कुछ काम नहीं है क्या? ऋषि अंदर आते हुए वृंदा के हाथों से कॉफी लेकर वृंदा के गालों को किसकर बोला, भाई भाभी से सिर्फ नहीं मैं भी प्यार करता हूँ। मेरी पहली भाभी मेरी मॉम की तरह है, समझे आप?
और वृंदा को देख बोला भाभी वो मैं कपड़े नहीं समझ पा रहा, तो मेरे लिए अच्छे कपड़े निकाल दीजिए। वृंदा ने भी हाँ कह दिया। आराध्य ऋषि को घूर रहा था, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी ही बीवी को मेरे सामने किस कर रहा है। ऋषि वहां से 9-2-11 हो गया। वृंदा बोली मैंने बस एक कप कॉफी बनाई थी और ऋषि भैया उसे लेकर चले गए। अब फिर मुझे कॉफी बनानी होगी। आराध्य वृंदा के गालों को पोंछते हुए बोला कोई बात नहीं, मैं अभी कॉफी नहीं पी रहा। दोबारा उस ऋषि को खुद को किस मत करने देना, तुम्हें बस मैं ही किस करूंगा। वृंदा बोली ठीक है, पर हमें भूख लगी है। उसने अपना पेट पकड़ कर कहा। आराध्य ने वृंदा के लिए खाना निकाला और बोला मेरे साथ चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वृंदा आराध्य का हाथ पकड़कर चली गई। वही दूर से सृष्टि और रुचि दोनों को देख रहे थे। रुचि बोली सेम चेहरा, वृंदा उनकी ही बेटी है। सृष्टि बोली मॉम जब मैंने पहली बार वृंदा को देखा था तो मुझे भी यही लगा था, पर आज वो लोग आ रहे हैं, वो सभी वृंदा को देख कितने खुश होंगे। रुचि बोली बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें कोई शक नहीं कि वृंदा बिल्कुल उनके जैसी है, पर वृंदा थोड़ी इनमैच्योर है। वो सभी अपनी बेटी की मासूमियत को देख कितने खुश होंगे। बेचारे कितने सालों से वृंदा को खोज रहे थे। सृष्टि और रुचि वृंदा के बारे में कुछ तो जानते थे, वो आगे जानेंगे। दूसरी ओर रीत भी मधु के पीछे लगा हुआ था। मधु सुबह से काम कर रही थी, पर रीत मधु को अपने साथ रखने के लिए रीत मधु को बार बार कोई ना कोई काम बोलता है। मधु मेरे कपड़े दो। मधु ने कपड़े निकालकर उसे प्रेस कर रख दिया। वो जैसे बाहर जाने लगी तो वैसे ही रीत बोला मेरे लिए चाय और पोहे बना दो। मधु चिढ़ते हुए बोली रीत सृष्टि की सगाई है, तुम सुबह से मुझे अपने आसपास भटका रहे हो। मैं किसी को बोलकर तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, पर रीत ने जिद पकड़ ली थी। वो बोला तुम्हें नहीं बनाना तो ठीक है, मुझे नहीं खाना। मधु परेशान होती हुई बोली रीत तुम घर चलो फिर मैं तुम्हें बताती। मेरी जान खा लो, कैसे झेलूं मैं इस आदमी को। मधु बड़बड़ते हुए वहां से चली गई। रीत वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में मधु रीत के लिए नाश्ता लेकर आई और रख जाने लगी। तो रीत बोला मधु मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे खाना खिला दो। मधु ने एक लंबी सांस ली और रीत के पास बैठ गई। मधु अच्छे से जानती थी कि रीत सब नाटक कर रहा है, पर उसने बहस करने से अच्छा रीत को खिला दिया और बोली तुम बाहर चलो वरना तुम ना खुद यहाँ से निकलोगे और ना मुझे जाने दोगे। मधु रीत को खींचते हुए बाहर लेकर आई और सोफे पर बैठाकर काम करने चली गई। पूरा दिन काम करने में निकल गया। इस बीच सृष्टि तन्मेश की नज़रों से दूर ही रही। शाम के वक्त आराध्य जब कमरे में आया तो एक पल को उसकी नज़र वृंदा पर ही ठहर गई। वृंदा ने आज राजस्थानी जोड़ा पहना, उस पर हैवी ज्वेलरी पहनी, माथे पर मांग टीका और उसके अंदर से झांकती उसका लाल सिंदूर। वृंदा तैयार होने में इतनी बिजी थी कि उसने आराध्य पर ध्यान नहीं दिया। वृंदा हार के ऊपर से अपना मंगल सूत्र पहनने गई तो आराध्य ने वृंदा के हाथ से मंगल सूत्र ले लिया और खुद आईने में वृंदा को देखते हुए उसे पहनाने लगा। आराध्य ने वृंदा को मंगल सूत्र पहना दिया तो वृंदा वहां से जाकर आराध्य की शेरवानी लेकर आई और बोली लीजिए जाए इसे पहन कर आइए। आराध्य ने शेरवानी ली और साइड में रखकर वृंदा को अपने पास खींच लिया। वृंदा की आंखों में देखते हुए बोला बहुत सुंदर लग रही हूँ। वृंदा भी चाहते हुए बोली सच में हमें भी यही लग रहा था, हम सुंदर लग रहे हैं। आराध्य की नज़र वृंदा के होठों पर गई। वो उसे किस करने जाता, उससे पहले वृंदा ने अपने हाथ आराध्य के होठों पर हाथ रख रोककर बोली अभी नहीं, सगाई खत्म होने के बाद, वरना हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा।
आराध्य वृंदा को और पास आया और बोला, पर ये सब तो मेरे लिए ही है, तो इतना नाटक क्यों? वृंदा बोली, नहीं, ये हम अपने लिए तैयार हुए हैं और आप सब बिगाड़ देते हैं, और अब तक आप तैयार नहीं हुए, जल्दी जाइए, समझे? वृंदा खिंचकर आराध्य को बाथरूम बंद कर बोली, अब जब तक आप तैयार नहीं होते आप हमारे पास भी मत आना। वृंदा हंसते हुए वहां से निकल गई। विशेष के कमरे में विशेष बेड पर बैठा तब से श्रद्धा को ही देखे जा रहा था। श्रद्धा ने हल्का नीले गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था और विशेष को ध्यान ही नहीं था कि उसे तैयार होना है। जब तक श्रद्धा ने विशेष की शेरवानी, जूते, रुमाल सब उसके पास नहीं रख दिया और बोली, अब टाइम हो रहा है, अगर आपने मुझे देख लिया है तो अब जाकर रेडी हो जाए। विशेष खड़ा हुआ और श्रद्धा को देखते हुए वो बाथरूम में चला गया। श्रद्धा वहां से सृष्टि के कमरे में जाने लगी। जब वो वहां पहुंची तो वहां पर पहले से आंचल, वृंदा, मधु थे। आंचल ने प्रेगनेंसी की वजह से हल्का नीला रंग साड़ी पहनी थी और मधु ने मरून जोड़ा पहनी थी। सृष्टि आईने के सामने बैठी कुछ सोच रही थी। वही वृंदा सृष्टि के जुड़े में फूल लगा रही थी और मधु सृष्टि को हार पहना रही थी। कुछ देर में सृष्टि तैयार हो गई। मधु सृष्टि को काला टीका लगाकर बोली, बहुत सुंदर लग रही हूँ। सृष्टि ने भी सबको देख बोली, मुझे ताना मार रहे हो, खुद को देखो, ऐसा लग रहा है हम सभी दुल्हन है। मुझे लग रहा है आदित्य मुझसे नहीं तुम में से शादी करेगा। दूसरी और नीचे सगाई के लिए आदित्य सिंह का पूरा परिवार आया था। शर्मिला आदित्य का, विक्रम सिंह आदित्य के पापा आए हुए थे। अंश, विशेष, तन्मेश, आराध्य, रीत, ऋषि, सिद्ध सब अंदर थे। रुचि और शिविन ने आदित्य के परिवार का स्वागत किया और उन्हें अंदर लाकर सोफे पर बिठा दिया। पर अब झटका लगने की बारी आराध्य की थी। उसने जब शर्मिला जी को देखा तो वो तुरंत समझ गया कि वृंदा और उनका चेहरा एक दूसरे से मेल खाता है। पर शर्मिला जी की उम्र हो गई थी, पर अभी भी दोनों काफी हद तक एक जैसी ही लग रही थीं। आराध्य के साथ साथ बाकी सब भी ये देख सकते थे, पर उस वक्त सब चुप रहे। आदित्य भी वृंदा जैसे ही लगता था। सब लड़कों ने उन्हें नमस्ते किया, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, सगाई का मुहूर्त हो गया है, दुल्हन को लाइए। थोड़ी देर में मधु, श्रद्धा, वृंदा, आंचल सृष्टि को लेकर आ रहे थे। वृंदा सबसे पीछे थी, इसलिए अभी उसे किसी ने नहीं देखा था। आदित्य सृष्टि को देख उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सृष्टि ने एक नज़र तन्मेश को देखा, जो गुस्से में आदित्य को देख रहा था। सृष्टि ने भी अपना हाथ आदित्य के हाथों में रख दिया। दोनों आकर एक साथ सोफे पर बैठ गए। वृंदा वहां से पूजा की थाली तैयार करने चली गई, इसलिए वो किसी की नज़र में नहीं आई। पर श्रद्धा और आंचल वहीं पर थे। मधु भी वृंदा के साथ गई थी। आंचल ने शर्मिला जी को देखा और श्रद्धा की नज़र भी शर्मिला जी पर गई। दोनों उन्हें देखने लगे। फिर दोनों ने लड़कों की ओर देखा जो उन्हें शांत होने का इशारा कर रहे थे। एपिसोड 158। तन्मेश को आदित्य और सृष्टि को साथ देखकर ही गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो अभी ही सृष्टि को वहां से लेकर चला जाता, पर अभी वो शांत था। मधु अंगूठी लेकर आई। तब रुचि बोली, बेटा आरती की थाल तैयार हुई? जी आंटी, वृंदा लेकर आ रही है। तभी वृंदा थाल को संभाल कर लाती हुई बोली, हो गया ये सब। वृंदा थाल के फूलों को संभालते हुए बोली, पर जैसे उसने अपनी नज़र ऊपर की तो आदित्य, शर्मिला जी, विक्रम जी उसे देख रहे थे। उनकी इस तरह देखने से वृंदा डर गई। उसने पीछे घूमकर आराध्य को देखा। आराध्य भी जल्दी से वृंदा की बात समझ गया और वृंदा के पास आकर थाली को मधु को दे दिया और वृंदा को अपने साथ लेकर चला गया। पर शर्मिला जी की आंखों में आंसू थे। वहां खड़े तीनों की नज़र बस वृंदा पर थी।
पर वृंदा आराध्य के सीने में छुपी हुई थी। रुचि सबका ध्यान तोड़ते हुए बोली, चले रस्म शुरू करते हैं। रस्म शुरू तो हो गई, पर जैसे सृष्टि अंगूठी आदित्य को पहनाने गई तो वो अंगूठी गिरकर तन्मेश के पैर पर आ गई। दरअसल सृष्टि के हाथ कांप रहे थे। रह रहकर उसे बस तन्मेश याद आ रहा था। तभी श्रद्धा ने अंगूठी सृष्टि को देते हुए बोली, लो सृष्टि पहना दो। सृष्टि का ध्यान टूटा और उसने अंगूठी ली और आदित्य को पहना दी। कुछ देर में जब सगाई खत्म हुई सब लोग चले गए। अब शर्मिला जी खुद को और नहीं रोक पाए और जल्दी से चलकर वृंदा के पास आई, जो आराध्य को कसके पकड़े हुए थी। शर्मिला जी रोते हुए बोली, बेटा आप हमें मिल गई। उनकी बात सुन वृंदा ने उन्हें देखा। शर्मिला जी वृंदा के माथे को चूम कर बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। विक्रमादित्य की आंखों में भी आंसू थे। विक्रम जी वृंदा के पास आए और उसके गालों को छूते हुए बोले, देखिए शर्मिला जी, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी बिल्कुल आप जैसी दिखती है। कितनी सुंदर लग रही हैं। आदित्य भी खुश होकर बोला, हाँ माँ, चलो अब मेरी कड़वा करेला मिल गई। अब मुझे इस बार राखी बांधी जाएगी। कितना इंतजार किया, कहा ढूंढा तुझे। पर वृंदा आराध्य को अभी भी पकड़ी हुई थी। उसके लिए तो आराध्य ही उसका सब था, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वृंदा ने आराध्य को देखा। आराध्य ने वृंदा के गालों को पकड़कर बोला, मुझे क्यों देख रही हो? ये देखो तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम जैसी दिखती है। वृंदा ने शर्मिला जी को देखा, जिनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वृंदा ने देखा उसके पापा और भाई भी उसे देख रहे हैं। वृंदा ने आराध्य को छोड़ा और विक्रम जी को देख बोली, आप सब बहुत बुरे हैं। नहीं मानते हम आप सबको अपना परिवार। आपने हमें अकेला छोड़ दिया। अब वृंदा रो रही थी। आपने हमें वहां से नहीं लाया। वो लोग हमें मारते थे। हम चिल्लाना चाहते थे, कोई हमें वहां से ले जाए, पर कोई नहीं आया हमें बचाने। कहा थे आप तब जब वो हमें मारते थे। कई दिनों तक हमें खाना नहीं देते थे। रात में ठंड में हमें छत पर रख देते हैं, पर आप में से कोई नहीं आया हमें बचाने। वृंदा के अंदर इतने सालों का दर्द अब बाहर आ रहा था। आदित्य बोला, आशु मेरी बात तो सुनो। हाँ, वृंदा नाम इशिका था, पर प्यार से उसकी फैमिली उसे आशु बुलाते थे। पर जब वो हरिद्वार पहुंची तो उसका नाम वृंदा पड़ गया। आदित्य जैसे वृंदा के पास गया, वृंदा दूर हो गई और बोली, आप सब हमारे कुछ भी नहीं है। हमें अकेला रहना है। जैसे हम पहले अनाथ थे, आज भी अनाथ है। वृंदा वहां से अपने कमरे में जाने लगी तो आराध्य ने वृंदा का हाथ पकड़ लिया। वृंदा ने मुड़कर आराध्य को देखा। आराध्य वृंदा को समझाते हुए बोला, वृंदा देखो, इन्हें ये तुम्हारे मम्मी पापा है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो हुआ वो तुम्हें ये लोग मिलके समझाएंगे। पहले तुम इनकी बात तो सुन लो। वृंदा अपना हाथ छुड़ाकर बोली, हमारा कोई परिवार नहीं। हमारा परिवार आप है और कोई नहीं, हमें बस आप चाहिए। वृंदा गुस्सा और रो रही थी। शर्मिला जी बोली, बेटा एक बार मेरी बात सुनो। पर वृंदा किसी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी विक्रम जी अपनी थोड़ी तेज आवाज में बोले, ये क्या तरीका है? इशिका आप जिद क्यों कर रही है? उनकी बात सुन वृंदा चुप हो गई, वरना आराध्य के सिवा वृंदा किसी की नहीं सुनती थी। पर विक्रम जी के कहने पर वो चुप हो गई और गुस्से में वहां से बाहर भाग गई। आराध्य वृंदा को पुकारते हुए बोला, वृंदा, पर वृंदा नहीं रुकी। आराध्य ने विक्रम जी को देखकर कहा, सॉरी अंकल, वृंदा थोड़ी नासमझ है, पर वो बहुत अच्छी है। पर जो उसके साथ हुआ, इसलिए वो थोड़ी गुस्सा है आप सब से। शर्मिला जी बोली, बेटा आपका आशु से क्या रिश्ता है? आराध्य ने कहा, वो मेरी वाइफ है। आदित्य बोला, माँ पहले आशु को मनाते हैं। सब बाहर की ओर भागे, लेकिन वहां वृंदा कहीं नहीं थी।
गार्ड से पूछने पर पता चला कि वृंदा बाहर भागते हुए गई है। सब वहां से वृंदा को ढूंढने निकल गए, पर वृंदा जयपुर में के किसी सड़क पार नहीं मिली। अब सबकी हालत खराब थी। रीत ने अपने सभी सोर्स लगा दिए। कुछ देर में विशेष के बॉडीगार्ड भी आ गए। कुछ ही टाइम में पूरे राजस्थान का चप्पा चप्पा की तलाशी होने लगी, पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। आराध्य का गुस्सा आसमान पर था। वो सभी पर गुस्सा कर रहा था। रात के 3 बज रहे थे और वृंदा का कोई अता पता नहीं था। लेकिन वृंदा पूरे राजस्थान में कहीं नहीं थी। शर्मिला जी रो रही थी। उनकी बेटी अभी तो उन्हें मिली थी और अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ तक आराध्य ने हरिद्वार में भी पता किया, पर वृंदा वहाँ भी नहीं थी। आराध्य ने सब कुछ एक कर दिया था। वही आदित्य भी अपने सारे सोर्स लगा चुका था। एपिसोड 159। सुबह हो चला था, पर वृंदा का कुछ पता नहीं चला। शर्मिला जी की तबीयत भी खराब हो रही थी, पर आराध्य वृंदा को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो सब ट्राई कर चुका था, पर उसने अब तक हार नहीं मानी थी। रीत भी सब कुछ ट्राई कर चुका था। सब लोग घर आ चुके थे। तभी वहां पर रेयांश पहुंचा। उसे वहां देख सब कॉन्फ्यूज थे। रेयांश को देख सिद्ध गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? रेयांश बोला, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। मुझे पता है कि वृंदा जी गायब है, पर उन्हें हरिद्वार से दूर जो जंगल है वहां ले जाया गया है। सब असमंजस में रेयांश को देख रहे थे, जैसे वो जानना चाहते हो कि वो कैसे जानता हो। तभी रेयांश बोला, मैं ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी वृंदा जी को बचाना जरूरी है। आराध्य ने रीत और विशेष को ऑर्डर देते हुए कहा, पूरे जंगल को चारों ओर से घेर लो। उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। रीत और विशेष तुरंत वहां से निकलने लगे। तभी श्रद्धा और मधु साथ में बोली, मुझे भी जाना है। रीत दोनों को बोला, नहीं, तुम दोनों यहाँ पर संभालो, हम वृंदा को लेकर आते हैं। दोनों ने कुछ नहीं कहा। सब वहां से निकल गए। रेयांश ने एक नज़र आंचल पर डाली, जो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, पर आंचल ने उसे नहीं देखा। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। दूर एक जंगल की गुफा में वृंदा बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे उसे हंटर से पीटा गया हो। उसके पैर खून से लथपथ थे। धीरे धीरे वृंदा को होश आया तो उसने अपने सामने शेरा को देखा। वो बुरी तरह से डरी हुई थी, पर मन में एक दिया जल रहा था कि आराध्य उसे लेने आएगा। शेरा ने वृंदा के पैर को पकड़ा और कसके दबा दिया, जिससे पैर का खून और ज्यादा रिस रहा था। वृंदा की चीख पूरी गुफा में गूंजी। शेरा अपने दांतों को दबाते हुए बोला, इन्हीं पैरों से तुम भागी थी ना? क्या सोचा था मुझसे दूर जाना इतना आसान है? देखो अपने आप को, तुम सिर्फ शेरा की हो। तुम्हें हर रात मेरा बिस्तर गर्म करना है, उसकी कीमत मैंने चुकाई है। वृंदा ने एक बंद व्यंग मुस्कान दी और बोली, तुम जिस पैसे की बात कर रहे हो, मेरे पति ने वो रकम तुम्हें चुका दी है, और तुम खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो ना? मत भूलो कि तुमने मुझे उनके पीछे से उठाया है। असली मर्द होते तो किसी की पत्नी को उसके पीठ पीछे नहीं लाते। तुम एक काया हो। तुम बिस्तर गर्म करने की बात करते हो ना, तो जाओ एक बार मेरे पति से लड़ो। अगर तुमने उन्हें हरा दिया ना, तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम रहूंगी। शेरा एक टक वृंदा को देख रहा था, जो लड़की की कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी थी। आज वो इतना मार खाने के बाद भी उससे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। फिर शेरा ने वृंदा को ऊपर से नीचे तक देखा, जो एक सुहागन के जोड़े में थी। शेरा अच्छे से जानता था कि वो आराध्य का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसने गुस्से में वृंदा को फिर उसी हंटर से मारना चालू किया।
और उसने जो पायल पहनी थी उसे बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसके पैरों में और घाव बन गया। वो वृंदा को तब तक मारता रहा जब तक वृंदा की चमड़ी छिलकर उसमें से खून नहीं निकल गया। वृंदा बचने की कोशिश करते हुए थोड़ा पीछे होने की कोशिश पर तभी उसका सिर दीवार से लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। उसके सर का खून धीरे धीरे फैलने लगा। शेरा ने हंटर नीचे फेंका तभी शेरा का आदमी भागते हुए अंदर आया और हाफते हुए बोला, बॉस यू आराध्य ने पूरे जंगल पर नाकाबंदी कर दिया और हमारे बचे कूचे आदमी को भी मार डाला। शेरा अब वहां से बच के निकलने की सोच रहा था, तभी एक गोली उस आदमी पर गया और उसके चिथड़े उड़ गए। ये गोली रीत ने चलाई थी। कई संख्या में लोग अंदर आए और शेरा को घेर लिया। विशेष और रीत अंदर आए। वो शेरा के सामने थे। तभी पीछे से जूते की आवाज आई और आराध्य अंदर आया। उसने शेरा को देखा और वृंदा को उसकी हालत देख आराध्य जैसे शेरा पर गोली चलाने गया। विशेष उसे रोकते हुए बोला, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी है, अभी तो वृंदा के ऊपर अत्याचारों का बदला लेना बाकी है। आराध्य बोला, इसे गोदान में रखो, इसे हम सजा देंगे। शेरा गुस्से में बोला, तुम इस लड़की के लिए लड़ रहे हो, ये शेरा की है, शेरा इसके साथ कुछ भी कर सकता है। तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ा। ये आराध्य ने मारा था। आराध्य गुस्से में बोला, ये जान है मेरी, इसे तुमने जिस तरह मारा है ना, अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, वो मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक दूसरा जन्म लेने में कांपेंगी। इंतजार करना। आराध्य वृंदा को अपनी गोद में उठाया। रेयांश पहले ही डॉक्टर को लेकर चौपर में था। आराध्य वृंदा को अपनी गोद में लेकर चौपर में आया। वहाँ वृंदा की पट्टी कर दी गई, पर वृंदा को पूरे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वृंदा को जल्दी से राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएगा। धीरे धीरे वहाँ पर सब आ गए। शर्मिला जी वृंदा की ये हालत देख रो रही थी। विक्रम जी उन्हें संभाल रहे थे। श्रद्धा भी डॉक्टर के साथ वृंदा का इलाज कर रही थी। डॉक्टर जब बाहर आए तो सब एक साथ बोलने और पूछने लगे। श्रद्धा सबको शांत करवा कर बोली, वृंदा भाभी ठीक है, पर उन्हें अब कल सुबह तक होश आएगा, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। सब खुश हुए। आराध्य ने सबको घर भेज दिया और जाकर वृंदा के वार्ड में उसके पास बैठ गया। उसने वृंदा के मुरझाए चेहरे को देखा। वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जब वो उससे पहली बार मिला था। आराध्य का हाथ पकड़ा और उसके सर को किसकर बोला, तुम सच में बेवकूफ हो, इस तरह को भागता है, अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना। तुम्हारे नखरे जिद उठाने की आदत हो गई है। आराध्य वृंदा से एक तरफा बात कर रहा था। जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम जो बोलोगी मैं मानूंगा। वृंदा नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह हो। वो भी पापा से ये से ही जिद करती थी और पापा उनकी हर बात मानते थे। मैं हमेशा सोचता था मैं अपनी मम्मा जैसी लड़की से शादी करूंगा, और देखो तुम मुझे मिल गई। बहुत प्यारी हो वृंदा, आई लव यू सो मच। यहाँ दूसरी और सब अब खुश थे। आदित्य का परिवार अपने घर गए थे। आज रेयांश भी सृष्टि के घर रुका हुआ था। सब लोग घर पहुंच गए। रुचि ने नौकर से बोलकर डिनर बनवाया, सबने थोड़ा थोड़ा खाया। इस बीच रेयांश ने कई बार चोर निगाहों से आंचल को देखा, पर आंचल ने उसे इग्नोर किया। वो बस यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए शांत थी। एपिसोड 160। अगली सुबह वृंदा को धीरे धीरे होश आया। जब वृंदा ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पूरा परिवार खड़ा था। वृंदा ने सबको देखा, बस उसे आराध्य वहां नहीं दिखा। शर्मिला जी वृंदा के माथे पर किसकर बोली, मेरा बच्चा अब जल्दी से ठीक हो जाओ। विक्रम जी भी वृंदा को गले लगा लिए।
उनके आंखों में आंसू थे। वो अपनी नम्र और प्यारी सी आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो प्रिंसेस, बहुत कुछ सहना पड़ा तुम्हें। पर बेटा हमारा यकीन करो, मेरे दुश्मनों ने तुम्हें धोखे से मेले से उठा लिए। कहाँ नहीं खोजा हमने तुम्हें। आदित्य आगे बोला, पापा ठीक बोल रहे हैं। आशु मैंने कितना मिस किया तुझे, पर देख तू मुझे मिल गई। ऋषि सबको उदास होता देख बोला, बस करो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और आप सब इमोशनल हो रहे हो। ऋषि वृंदा के पास आया और बोला, भाभी आपने तो सबकी जान निकाली ली थी। मुझे पता है आप इस हॉस्पिटल में बोर हो जाओगी, इसलिए मैं आपके लिए चिप्स का सारा फ्लेवर ले आया और अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। वृंदा जो अब तक मुरझाई हुई थी, वो खुश होकर बोली, चलो फिर खाते हैं, लाओ दो हमें। दोनों को सब देख रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई। आराध्य आगे आया, उसने सारे चिप्स के पैकेट लेकर अंश को दिया और ऋषि के कान पकड़कर बोला, तुम सुधरोगे कब। फिर वृंदा को देख बोला, और तुम खबरदार जो 1 महीने तक कुछ भी उत्पातंग खाया तुम। आराध्य ऋषि के कान मरोड़ते हुए बोला, और जब तक वृंदा हॉस्पिटल में है तब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। आराध्य की बात पर दोनों चिल्लाकर बोले, क्या। आराध्य वृंदा ऋषि को देख बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, दोनों का भरोसा नहीं है। तब क्या करो, विशेष ऋषि को ले जाओ। विशेष ने ऋषि को पकड़ा। ऋषि बोला, भाई ऐसा अनर्थ मत करो, आपको सिंड्रेला की सौतेली माँ की कसम। विशेष उसे खींचते हुए बोला, तेरा सिंड्रेला का भूत मैं उतरता हूँ, चल तू यहाँ से। वृंदा ने आराध्य का शर्ट खींचा और तिलमिला कर बोली, आप बहुत बुरे हैं। आराध्य ने एक लंबी सांस ली। उसके लिए वृंदा को हैंडल करना सबसे मुश्किल था। वृंदा को छोड़कर बाकी सब उसकी बात मानते थे, पर अभी आराध्य जरा भी उसकी सेहत के साथ रिस्क नहीं लेने वाला था। आराध्य थोड़ा डटाते हुए बोला, वृंदा अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा खाया तो मैं तुम्हारी कोई डिमांड नहीं पूरी करूंगा और ना तुमसे बात करूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हेल्दी खाना खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। पर वृंदा तो वृंदा थी, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो भोला सा चेहरा बनाकर बोली, हमें वो उबला हुआ नहीं खाना है, प्लीज क्या हम आलू के पराठे खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम कुछ भी खा सकती हो, पर अभी नहीं। दोनों बहस कर रहे थे। सब लोग दोनों को यूं लड़ता देख मुस्कुरा रहे थे। शर्मिला जी अपनी बेटी को देख खुश थीं। उनकी बेटी को अच्छा पति मिला था। आराध्य ने कहा, ठीक है, तुम मत मानो मेरी बात, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, नहीं खाएंगे हम, जो आप कहेंगे वही खाएंगे। आराध्य मुस्कुरा दिया। उसने देखा सब वही है। वो वृंदा को बोला, तुम सबसे मिलो, मैं अभी आता हूँ। वो जाने लगा तभी वृंदा ने आराध्य का हाथ पकड़ लिया। आराध्य ने मुड़कर देखा तो वृंदा ने उसे पकड़ रखा था। वृंदा बच्चे जैसे मुंह बनाकर बोली, पर आप कब तक आएंगे। आराध्य ने वृंदा के गालों पर हाथ रख बोला, बहुत जल्दी, अभी तो किसी को सजा देनी है, मैं तुमसे मिलता हूँ। वृंदा मान गई। आराध्य रीत के साथ वहां से निकल गया। वृंदा ने शर्मिला जी, विक्रम जी और आदित्य को देखा। रुचि आगे आकर बोली, वृंदा बेटा तुम गलत समझ रही हो, इतने सालों तक मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। तुम्हारी मम्मी ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन वो रोई ना हो। वृंदा ने अपने मम्मी पापा को देखा और अपना सिर नीच कर धीरे से बोली, हम आप सब से नाराज नहीं है। वृंदा ने भले ही धीरे बोला हो पर वहां खड़े सभी लोग ने वृंदा की बात सुन ली थी। शर्मिला जी जल्दी से वृंदा को गले लगा ली और रोने लगी। वृंदा ने भी हाथ बढ़ाकर उन्हें गले लगा ली और धीरे से बोली, मम्मी आप मत रोए, मेरी बच्ची कितनी भोली है,
अरे पगली, इतने सालों बाद तू मुझे मिली है और ठीक से रोने भी नहीं दे रही। अरे बस कीजिए शर्मिला, मुझे भी मेरी बच्ची से मिलना है। शर्मिला जी वृंदा से अलग हुई। विक्रम जी जैसे वृंदा को अपने सीने से लगाने गए। वृंदा बोली, उन्हें रोकते हुए बोली, रुकिए। सब लोग वृंदा को देखने लगे। वृंदा बोली, आप हमें एक शर्त पर गले लगाएंगे। विक्रम जी बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या शर्त है आपकी? वो आप हमें हमारी पसंद की जलेबी खिलाए, फिर आप हमें गले लगा सकते हैं। और हाँ, ये बात उन्हें ना पता चले, वरना वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। विक्रम जी बोले, बेटा ये शर्त तो मैं आपकी नहीं मान सकता, पर हाँ जब आप ठीक हो जाएंगी तब मैं आपको वो सब दूंगा जो आप कहेंगी, पर अपने जमाई की बात नहीं टाल सकता। वृंदा मुंह फूला कर बोली, तो आप उनसे ही गले मिलना, हमें नहीं मिलना आपसे। विक्रम जी बोले, बेटा आप गुस्सा ना हो, आप हमारी लाडो है। आप ठीक होने के बाद हम आपको आपकी पसंद का सब कुछ दिलाएंगे। वृंदा भी मान गई। सब लोग वृंदा के पास बैठ थे। यहाँ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये आदमी कोई और नहीं, शेरा था, जिसे जंजीरों से बांध रखा था। आराध्य एक सोफे पर बैठा उसे मार खाता देख रहा था। जब से शेरा को लाया गया था तब से उसे पीटा जा रहा था। आराध्य ने अपना हाथ दिखाकर गार्ड को रोक दिया। सब रुक गए। आराध्य बोला, क्या सोचकर तुमने वृंदा को छूने की भी कोशिश की? मैं उसके एक जख्म, उसके शरीर को छूने की इजाजत नहीं देता, और तुमने तो उसके साथ वो किया है, एक जिसकी सजा ही तुम्हारे लिए मौत है। शेरा चिल्लाकर बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है, वो बस एक लड़की है, लड़कियों को बनाया ही गया है, आदमी की जरूरत के लिए है। शेरा की सोच देख आराध्य को हंसी आ गई। उसने गार्ड को इशारा कर शेरा को खोलने को कहा। गार्ड ने शेरा को खोल दिया। विशेष वहां खड़ा हुआ और सारे गार्ड को बोला, तुम सब बाहर जाओ, और हाँ जरा हमारी लेडी गार्ड को भेजना, और हाँ सिर्फ एक को भेजना। गार्ड वहां से चले गए। आराध्य बोला, चलो आज मैं बस तुम्हारे लिए एक लड़की भेजता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। तभी एक गार्ड लेडी अंदर आई। रीत उसे ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ और उसकी जरूरतों को पूरा करो। वो लेडी पतली सी थी, उसने ब्लैक सूट पहन था। विशेष बोला, उठ जाओ और इस शेरनी से लड़के दिखा। शेरा ने अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। उसके कुछ करने से पहले ही उस लड़की ने शेरा को उठाकर पटक दिया। शेरा दोबारा उठ ना सका। विशेष बोला, विश तुम्हें पता है, ये आदमी लड़की को जरूरत की चीज बोल रहा था, तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? वो लड़की विश उसने की मुस्कान दी और अपने जूतों से चाकू निकालकर शेरा के मेन पार्ट पर अटैक कर दिया। शेरा का मेन पार्ट से चाकू आर पार हो गया। विशेष हंसते हुए खुद ही आखी आवाज निकालकर बोला, है भगवान, अब क्या होगा? बेचारा जो सबसे जरूरी सामान था वही नहीं रहा, अब कैसे ये लड़की को अपनी जरूरत बनाएगा? और तब क्या होगा जब कल सुबह पूरे हरिद्वार को इस कारनामे की हेडलाइन मिलेगी? ध्यान से सुने, शमशेरा की दहाड़ अब बिल्ली में बदल गई है, क्योंकि किसी लड़की ने इसकी ले ली। हाय क्या मिर्च मसाला न्यूज है। बेचारा अब तो इसे मारने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसकी सारी ताकत चली गई। शेरा की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। आराध्य बोला, कैसा लगा शेरा? मुझे अच्छे से तुम्हारे जैसे लड़कों का इलाज करने आता है। विशेष जरा उसे बुलाना। विशेष ने सीटी बजाई तो एक आदमी अंदर धक्का दिया गया। आराध्य बोला, देख शेरा, इसने मेरी बहन को परेशान करने की जुर्रत की थी, पर अब ये एक आदमी कहलाने के लायक नहीं बचा। अब इसे लड़की नहीं लड़के पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा तुझे भी यही बना दूं। वो गार्ड ने शेरा के लोहे के जाले में उस आदमी को धक्का दिया। विश बाहर चली गई। वो आदमी पागल जैसी हरकत कर रहा था। उसने शेरा को देखा
और उसके पास जाकर उसके कपड़े फाड़ दिया। शेरा की परवाह किए बिना उसका रेप किया। शेरा की ताकत अब खत्म हो चुकी थी। उसने जो वृंदा के साथ किया, लड़कियों के बारे में सोच रखने वाले ये से इंसानों का यही होता है। आराध्या ने गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ इसे किसी हॉस्पिटल में पटक दो। वैसे भी अब ये किसी काम का नहीं बचा। रीत, विशेष, आराध्या तीनों बाहर आए। विशेष ने सब गार्ड को देखा और विश को देख बोला, तुम लोग में से जो भी विश से शादी करने का सोच रहा है, वो अपने सभी पार्ट का इंश्योरेंस करवा लेना। सभी गार्ड विश को देख हंसने लगे। विश को इन सब की आदत हो गई थी, पर फिर भी उसने एक पानी का बोतल विशेष को फेंक कर मारकर बोली, सर मैं सोच रही हूँ श्रद्धा मैडम को भी ट्रेनिंग दे दूँ। विशेष अपना सर सहलाता हुआ बोला, अरे यार रहने दे, वो वैसे ही डाकू है। अगर तूने ट्रेनिंग दी ना तो वो मुझे रोज पिटेगी। सभी गार्ड विशेष से घुले मिले हुए थे। सब वहां से निकल गए। आराध्या हॉस्पिटल पहुंचा तो वृंदा आराम से सो रही थी और उसके पास आदित्य बैठा हुआ था। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।